पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस और आम आदमी के साथ कई विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अब इस लिस्ट में एआईएडीएमके का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल हाल ही में स्टालिन सरकार ने अपने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले ली है। ऐसा फैसला लेने वाला तमिलनाडु अब देश का 10वां राज्य होगा। सामान्य सहमति वापस लेने का मतलब है कि अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले में जांच करने के लिए तमिलनाडु सरकार की मंजूरी लेनी होगी। तमिलनाडु सरकार चाहे तो सीबीआई की जांच की मांग को खारिज भी कर सकती है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में लिखा गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत अब सीबीआई को तमिलनाडु में किसी भी मामले की जांच करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। बता दें कि स्टालिन सरकार के इस फैसले के एक दिन पहले ही ईडी ने एक्साइज मंत्री सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कहता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ है। इस कानून की धारा 6 कहती है कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। 10 राज्यों को छोड़ दें तो दूसरे सभी राज्यों ने सीबीआई को सामान्य सहमति दी हुई है, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में सीबीआई बिना किसी रोक टोक के जांच कर सकती है। अगर कोई भी राज्य इस सामान्य सहमति को वापस लेता है तो ऐसे हालात में सीबीआई को हर मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है। किसी राज्य की राज्य सरकार सामान्य सहमति को वापस ले लेती है तो सीबीआई उस राज्य के किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकती। सीबीआई भले ही केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन किसी मामले की जांच तभी कर सकती है जब उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र से आदेश मिलता है। अगर मामला राज्य का है तो राज्य सरकार से इस जांच की अनुमति लेनी होती है, जिसका मतलब है कि सामान्य सहमति वापस लिए जाने से पहले भी सीबीआई तमिलनाडु में राज्य सरकार की अनुमति लेती थी। लेकिन पहले स्टालिन सरकार ने सामान्य सहमति दी हुई थी, इसलिए उस वक्त जांच करने की अनुमति आसानी से मिल जाती थी। हालांकि अगर किसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देती है तो ऐसे हालात में जांच एजेंसी को राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। तमिलनाडु से पहले झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम और राजस्थान में केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री पर रोक लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में भी जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उस वक्त भी सीबीआई की एंट्री बैन की गई थी। हालांकि पिछले साल जैसे ही सत्ता बदली, राज्य सरकार ने एक बार फिर सीबीआई को सामान्य सहमति दे दी थी। वर्तमान में बंगाल और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जहां राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी सीबीआई जांच कर रही है। बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं। ये जांच भी राज्य सरकार की मर्जी के खिलाफ है, लेकिन यहाँ बाध्यता यह है कि इस जांच का आदेश सीधा कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है। चलिए बताते हैं कि स्टालिन सरकार ने सामान्य सहमति पर यह फैसला क्यों लिया है। दरअसल बीते बुधवार यानी कि 14 जून को तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने तमिलनाडु के परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था। बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नीत सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि जब बालाजी ने जांच में पूरी तरह से सहयोग का आश्वासन दिया है तो लंबी पूछताछ की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या ईडी की इस तरह की अमानवीय कार्रवाई उचित है। बालाजी 2014 और 15 में अपराध के समय अन्नाद्रमुक में शामिल थे और उस समय परिवहन मंत्री थे। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई स्टालिन सरकार के इस कदम के बाद कहते हैं कि सीएम ने ऐसा फैसला एजेंसी की जांच के डर के चलते लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम स्टालिन पर चेन्नई मेट्रो में ठेका देने के लिए एक कंपनी से 200 करोड़ रुपए लिए हैं। पिछले कुछ महीनों से विपक्ष कई बार ये दोहराता नजर आया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को मोदी सरकार विपक्ष को काबू में करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कुछ वक्त पहले ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी चर्चा में रही। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी राजधानी दिल्ली की साल 2021 की शराब नीति के चलते की थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ कई विपक्षी दलों ने इस जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है।
विपक्षी पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ उन्हीं राज्यों के मंत्रियों और नेताओं को निशाना बना रही है जिस राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। ठीक इसी तरह पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में भी ईडी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। इस राज्य में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और कई नौकरशाहों को अक्टूबर 2022 से ही कुछ दिनों के अंतराल पर पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है और कई गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। ये मामला 2020 में हुए कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है। साल 2022 के मार्च में लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि साल 2004 से 2014 तक ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जबकि साल 2014 से लेकर 2022 में 8 सालों के भीतर बीजेपी के शासनकाल में ईडी ने 3,010 रेड की और लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। यूपीए के 10 सालों की सरकार में कुल 72 राजनेता सीबीआई की जांच के दायरे में आए। इनमें 43 नेता विपक्ष के थे, यानी लगभग 60%। वहीं साल 2014 से 2022 तक एनडीए सरकार में 124 नेता सीबीआई की जांच के दायरे में आए हैं और इनमें से 118 नेता विपक्षी पार्टियों के थे, यानी कि 95% विपक्ष के नेता हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।